अच्छा, जितने भी मैंने अनुभव बताए हैं, जितने भी मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करे हैं, आप ही लोगों के बताए हुए, उसमें अधिकतर हमने देखा है किसी मौलवी साहब ने, किसी पंडित जी ने, किसी भगत जी ने या कहीं मंदिर में उतारा हुआ और वो ठीक हुआ इंसान, है ना। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी भगत, किसी भी मौलवी, किसी भी ऐसे इंसान को जिसे हम कह सकते हैं जो ईश्वर के ज़्यादा करीब है, उसकी पकड़ में ये प्रेत आया ही नहीं? अगर प्रेत पकड़ में है नहीं तो उतारा होगा कैसे? इतने चतुर, इतने चालाक या ज़िद्दी, भयानक, क्या शब्द इसके लिए इस्तेमाल करूं मैं नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने जो मुझे एक्सपीरियंस बताया, कहानी जब वो बता रही थी, तब भी फ़ोन पर एक आवाज़ कुछ अलग आई। मैंने उनसे कहा कि आप दूसरे से बात करा दो, जो आपके साथ है, अगर आप बात नहीं कर पा रहे तो दूसरे से बात करा दो। तो उन्होंने कहा मैं घर में अकेली हूँ। खैर, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं वो किस्से, वो अनुभव शेयर करता हूँ जो आप ही मुझे भेजते हो। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, ईश्वर से जुड़ा चमत्कार या प्रेत बाधा, मुझे बताइए, मैसेज करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे, और बताइए कैसे वो सिचुएशन आपने निकाली, कैसे उन परेशानियों से, उन परिस्थितियों से आप बाहर आए, किसने आपकी मदद करी, सब कुछ बताइए। और थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी मैं कोशिश करता हूँ सही वक्त रहते अपलोड हो जाए। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा एक ऐसी कहानी जिसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि इनकी शायद कोई मदद कर भी नहीं पाएगा। अभी इंट्रो, फिर शुरू करता हूँ कहानी। आज की कहानी निशा की है, रहने वाली दिल्ली की हैं, और इनके साथ ये समस्या कह सकते हैं कि 10वीं कक्षा में जब ये थीं तब से हो गई। ये 10th एग्ज़ाम में जिस जगह ट्यूशन पढ़ती थी, वहाँ से आते जाते में इन्हें बहुत बार एक अजीब सी दुर्गंध आती थी, एक अजीब सी स्मेल। ये अंदाज़ा लगा रहे वो भी और मैं भी, एक अजीब सी दुर्गंध आती थी जिसको ये हर बार वहाँ से जब निकलती थी, मुंह पे इस तरह से हाथ रख लेती थी और निकल जाती थी। इनके साथ एक इनकी सहेली अक्सर आया करती थी, श्वेता नाम था इसका, और वो ये कहती थी कि ये तू मजाक करती है, ड्रामा करती है, मुझे किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आती। उसने बहुत बार बताया, अपने घर पे भी बताया, और मैं घर के हर सदस्य को यहाँ इंक्लूड नहीं करूँगा। उन्होंने कहा है कि प्लीज़ हमें मत बताइएगा, बिटिया के साथ इतना भयानक प्रेत बाधा चल रहा है, और ये सब लोग कि आप परिवार में कौन कौन है ये सब नहीं बताइएगा। मैंने चलिए ठीक है, जैसे आप कहानी बताओगे मैं वैसे ही सुनाऊंगा। अपनी तरफ से ना मैं परिवार के सदस्य जोड़ता हूँ, ना मैं रिश्ते बढ़ाता हूँ, ठीक है। निशा की ये जो फ्रेंड है श्वेता, इसने मना कर दिया कि मुझे किसी तरह की कोई दुर्गंध, कोई स्मेल, कोई बदबू नहीं आती है, ये सिर्फ और सिर्फ तू एक ड्रामा करती है। कहती है अगर मैं ड्रामा कर रही होती तो क्या 6 महीने से कर रही होती? मैं 6 महीने से यहाँ से आ रही हूँ और इसी घर के आगे आकर मुझे एक स्मेल आती है। मैं कई बार बता चुका हूं कि होली और दिवाली पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, चौराहे खाली नहीं होते। इनके घर पहुंचने से पहले इत्तेफाकन 13 चौराहे पड़ते थे। घर से दूर था ये ट्यूशन, और ये कह सकता हूं कि जो ट्यूशन सेंटर जब इन्होंने ज्वाइन किया था, वो ही जब इधर शिफ्ट हुआ तो इन्हें आसानी होती थी। लेकिन कहती हैं कि बाद में मैंने चीज़ें नोटिस करनी शुरू करी नितिन भैया, तो 6 महीने बाद हाँ ये मुझे आइडिया हो गया कि मेरे घर से ट्यूशन सेंटर तक 13 चौराहे पड़ते हैं। देखिए 13 नंबर कोई भूत प्रेत वाला नहीं होता, इसको दिमाग में लोगों ने बैठा लिया है कि 13 नंबर है तो अशुभ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर नंबर शुभ है, हर नंबर अशुभ है। प्रेतों के लिए कोई संख्या स्पेशल नहीं होती, उनका जब मन होगा, जहां मन होगा, जैसा आपका ऑरा हुआ वैसा वो खेल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं तो ये नहीं मानता, बाकी कोई माने या किसी तरह से प्रूव करे वो बात अलग है भैया, हर किसी को एक सोचने की, कहने की आज़ादी है। निशा एक बार जब अपने घर थी तो इनके एक घर पे दूर के रिलेशन में एक भाई साहब आया करते थे जिन्हें किराए के मकान की तलाश थी। घर वालों ने बताया कि भाई यहाँ हमारे सामने आसपास कोई होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। तभी निशा ने बताया कि मैंने राइट हैंड साइड पे आगे एक जगह फॉर सेल फॉर रेंट करके बोर्ड देखा है। ये बड़े खुश हुए, कहते हैं कि बिटिया कहाँ पर है, बताएगी? इसने कहा चलिए।
अब ये बाहर गई और गलती से ये वही मकान था जिस मकान के आगे से इसे महसूस होता था कि दुर्गंध आती है, लेकिन आज ये इस मकान को दिखाने आई है तो कोई स्मेल नहीं थी। इसने दो एक बार उस मकान के इस तरफ उस तरफ जाकर देखा कि क्या पता इसके आगे वाले से स्मेल आती हो, इसके पीछे वाले से स्मेल आती हो। वहाँ पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था उस बोर्ड पर। उन भाई साहब ने फ़ोन मिलाया और बात हो गई। जो उसने किराया बताया ये पॉसिबली इतना कम होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जगह अच्छी है, मकान अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पे किराया होना चाहिए 10,000 और वो आदमी कह रहा है आप 2,500 रुपये दे देना। यानी बस वो ये चाहता है कि इस मकान में कोई रहे। उन्होंने कहा ठीक है साहब, एक काम करता हूँ, मैं आपको 1 साल का एक साथ ही किराया दे देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इतना नहीं चाहिए, आप देख लीजिए, क्या पता आपको आगे चल के ये मकान सूट ना करे, और अगर ऐसा होता है तो फिर हम आपको आपका जमा करा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे। उसने कहा जी मुझे तो बिल्कुल सूट करेगा, मेरा दफ्तर पास है, मार्केट पास है, और तो और मेरे रिलेशन के जो दोस्त हैं, मेरा परिवार है वो भी पास है। उन्होंने पूछा आपका रिलेशन में कौन रहता है हमारी इस गली में? जैसे ही उन्होंने निशा का घर बताया उसने कहा कि ठीक है आप रह सकते हो, उन लोगों को तो हम भी जानते हैं, और यहाँ जो पहले लोग रहते थे वो बिना रेंट दिए 4 महीने का कहीं चले गए हैं। मकान में थोड़ी सी गंदगी है, मकान को थोड़ा साफ कराना पड़ेगा। आप लोग कब शिफ्ट होके? बहुत आराम से और तरीके से तसल्ली से कहानी सुना रहा हूँ, प्लीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, मैं आराम से ही सुनाऊंगा। एक चीज़ और, सब्सक्राइब कर देना, बीच बीच में बताता हूँ तो मुझे भी अजीब लगता है, इसलिए शुरुआत में कर देना, लाइक कर देना, कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी कहानी, और लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो। होता क्या है कि इन्होंने कहा कि एक बार मकान खुलवा देते तो हम देख लेते। उन्होंने बताया कि अभी तो हम बाहर हैं, थोड़ा वक्त लगेगा आने में, आप एक काम करिए 1 घंटे का इंतज़ार करिए, हम आते हैं। उसने कहा ठीक है। 1 घंटे ये निशा जो है बिटिया उसी के घर पर रुके, बात होती रही। उन्होंने कहा हाँ घर तो बहुत बड़ा है उसका, लेकिन बड़े इन द सेंस कि घर के अंदर आप 2 बड़ी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, और अंदर भी काफ़ी लंबा चौड़ा मकान था। उन्होंने कहा इतने पैसों में नहीं देगा वो आदमी, भाई इतने से पैसे होते ही क्या है, इतने बड़े मकान के तो ना जाने कितने मिलेंगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। बातें करते करते, चाय बिस्किट खाते खाते कब वक्त हो गया पता नहीं चला। वो भाई साहब आते हैं डायरेक्ट इनके घर पर, स्कूटर खड़ा करते हैं और कहते हैं कि चलिए मैं आपको मकान दिखा देता हूँ। अब ये सब लोग जा रहे थे तो निशा ने कहा कि अंकल मैं भी चलूँ मकान देखने। उन्होंने कहा चलो बेटा, लेकिन वो जो मकान मालिक था उसने रोक दिया कि नहीं गुड़िया, अभी मकान बहुत ज़्यादा गंदा है, तुम मत आओ। नहीं नहीं प्लीज़, मुझे भी देखना है। और निशा किस लिए जा रही थी? वो बस ये चेक करने जा रही थी कि यही वो मकान है जहाँ से मुझे स्मेल आती है, हाँ या ना। लेकिन जब वो मकान मालिक मना कर रहा है तो किसी बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो इस गुड़िया को अपनी बिटिया समान मानकर ऐसी जगह पर नहीं ले जाना चाह रहा था जहाँ पर टोने टोटके हो रहे थे, और वो भी बहुत ज़बरदस्त वाले। हाँ जी, जिनके पास ये मकान था, इस घर में 2 औरतें और 1 आदमी रहा करते थे। वो दोनों बहनें थीं, और ये जो भाई साहब हैं ये उनमें से एक के हस्बैंड थे। तीनों ही ये टोटके करते थे, इनके घर में और कोई नहीं था, कोई बालक बच्चा नहीं था। बहुत मना करने के बाद भी निशा ने एक तरह से अपना गुस्से वाला मूड जब दिखाया तो उन्होंने कहा चल बेटा गुस्सा मत हो, चल हमारे साथ। जैसे ही चलने लगे तो उन्होंने कहा कि लेकिन कोई भी चीज़ को ना छूना नहीं। उसने कहा मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ सर, कैसी बातें कर रहे हो आप। उन्होंने कहा नहीं बेटा, फिर भी बहुत मकान गंदा है ना, तो पैर बचाकर चलना और कोई भी चीज़ को छूना नहीं। मकान खोला गया तो भाई साहब पहले वाले कमरे को देखते के साथ ही ये हुआ कि यहाँ मकान नहीं लेना चाहिए, ये किराए के लेने लायक जगह नहीं है। पूरे कमरे में टोटके बिखरे पड़े थे। कमरा खुलते के साथ ही ये जब सब नज़ारा देखा तो निशा एकदम हंसने लग गई। ये सब क्या कर रखा है, ये क्या चीज़ है अंकल, इतना डर्टी करके वो घर गए हैं, आपको उन्हें शिकायत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम घर जाओ। नहीं नहीं, मैं तो अंदर से भी देख कर आऊँगा कैसा है। ये इसने पहली बार बोला है, ऐसा कभी नहीं बोलती कि मैं देख कर आऊँगा। बहुत सी माताएं बहनें हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जो कि इस तरह से बोलती हैं, नो इशू, कि मैं खाने जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, नो इशू। इसने जब इस तरह से बोला, ये निशा की ही आवाज़ थी, लेकिन ये आऊँगा वाली बात शुरू हो गई।
इसने घर के अंदर जाना शुरू करा। ये जैसे जैसे घर के अंदर जा रही है वैसे वैसे ये स्ट्रांग होती जा रही है। एक मिनट, जैसे जैसे घर के अंदर जा रही थी वैसे वैसे वो स्ट्रांग हो रहा था। ये भूत नहीं है, ये प्रेत नहीं है, जिन्न नहीं है, ये ब्रह्म राक्षस भी नहीं है, छलावा भी नहीं है। इसे राक्षस कहते हैं, जो इसके साथ अब आने वाला है। राक्षस की खासियत बताऊं, ये धीरे धीरे पहली बात तो कलर कोई मैटर नहीं करता कि आप गोरे दिखते हो, सांवले दिखते हो, डार्क दिखते हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जो राक्षस है ये खून पीता है भीतर से, और आपका चेहरा उस वक्त मुरझाया हुआ या सांवला या डल या काला सामने वालों को लगने लगेगा। जब ये घर में आई थी तो नॉर्मल थी, लेकिन जब ये घर से बाहर जा रही है तो इसके चेहरे पर एक टैनिंग सी है, एक हल्का सा डार्कनेस है। यहां ये बातें छोड़ दो कि क्या हुआ, कैसे किस चीज पर पैर पड़ा, क्योंकि ये खुद नहीं बता पाती कि मैं कहां से अपने उस दोस्त को साथ ले आई हूं। ये उससे डरती भी हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करती हैं आज भी। ये जब घर पर आई तो मम्मा ने जैसे ही इन्हें देखा, एक मिनट तेरे फेस पर ये इतना क्या हो गया, एक काम कर पहले फेस वॉश करके आ। हाँ आती हूँ। ये गई, चेहरा वगैरह धोकर आई, नॉर्मल है चेहरा। जब वो अपनी झलक दिखाने पर आता है तो हाँ, ये एक तो भीड़ से हटते हैं। अगर किसी पर राक्षस सवार हो जाए, आंखें खुले में सो जाते हैं ये लोग, समझ रहे हो। आपके पास ही कोई लेटा है और उस पर गलती से, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, राक्षस सवार है तो उसकी आंखें खुली होगी लेकिन वो सेंस में नहीं होगा। ये जब फेस वॉश करके आई तो उस वक्त इसका चेहरा नॉर्मल हो गया। मम्मी ने कहा कि ऐसा उस घर में क्या है, इतना क्या, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा था जो तेरा इतना चेहरा डार्क हो गया था। उसने कहा मुझे नहीं पता। इसने चेहरा वगैरह धो लिया, बात हुई घर में उस मकान की, हाँ हो गई। तो इन्होंने कहा कि आप 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन में हम उस मकान को अच्छे से साफ़ सफाई करा देंगे। तो उन्होंने कहा 3 दिन नहीं भाई साहब, मैं अगले महीने ही शिफ्ट हो पाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर ना हमें वाइट वॉश वगैरह कराना पड़ेगा। दीवारों पर वो क्या बना हुआ है, दीवारों पर जो निशान बना था वो प्रेत के निशान थे, सिंबल। कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जब करी जाती है और वो सफल होती है तो ये सिंबल बनाया जाता है। जितना मुझे पता है उतना तो मैं बता सकता हूँ आपको। आपके घर पर कोई निशान बनाकर जाता है तो उसे हटा दीजिएगा, कभी भी नोटिस करिएगा ये चीज़। आप अगर अपार्टमेंट में रहते हैं तो देखिए आपके दरवाजे पर, नेम प्लेट के पास, दीवार पर क्या कोई निशान तो नहीं बनाता, या ज़मीन पर। अगर ऐसा है तो हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 कारण से शुरू होते हैं निशान। पहला कि आपने कितने घर चुने हैं, दूसरा कौन से घर पर आपने विजय प्राप्त कर ली। मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और प्लस मैं यहाँ से ऐसा नहीं सुनाता बताता जैसा मैं आजकल मार्केट में देख रहा हूँ। मुझे कुछ लोग वीडियोस के लिंक भेजते हैं, मुझे नहीं समझ आता भैया आप ये कोई मजाक वाली कहानी नहीं है, कोई राजा रानी वाली कहानियाँ नहीं है ये। अगर आपको प्रेत रिलेटेड कोई स्टोरी, कोई अनुभव किसी का बताना है तो वो ही बताना जो हुआ हो, वरना कहानी हो सकता है आपकी मैं सुना रहा हूँ। समझदार को इशारा काफ़ी है, इन बातों में मजाक नहीं होते। इनके घर पे ये सारी बातें हुई कि हम अगले महीने से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो इस गुड़िया ने अपना घर होते हुए क्या बोला कि अंकल आप अपने घर का एक कमरा मुझे देंगे। घर वाले सब हैरान हो गए कि क्या मतलब, आप क्या बोल रहे हो बेटा, आप यहाँ रहते हो? नहीं रहूंगी तो मैं यहीं पर, लेकिन वो एक कमरा मुझे दे दो। कौन सा कमरा? वो जो 2nd फ्लोर पर बड़ा वाला कमरा है वो मुझे दे दो, हम दोनों वहाँ पर रुकेंगे। इनके भैया बहन जो भी हैं घर में, उन्होंने कहा कि हम में से कोई नहीं रुकेगा, हम अपने घर में हैं तो सही, हमें क्यों जाना है वहाँ पर। उसने कहा मैं तुम दोनों की बात नहीं कर रही, और हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। जो भाई साहब आए हैं, इन्होंने मकान मालिक से कहा कि आप पैसों की बात कर लेते हैं, जो सही अमाउंट है वो बता दीजिए, आपने इतने कम बताए हैं, पॉसिबल नहीं है। उसने कहा कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, इससे ज़्यादा कि अगर मैंने कभी भी डिमांड करी तो मेरे परिवार के साथ दिक्कत होती है। मैं आपको सीधे सीधे तरीके से बताता हूँ कि मुझे सपने में एक अमाउंट दिखी है, उससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। मैंने कोशिश करी थी एक बार, किसी को जिसको बताया था उसके साथ भी और मेरे साथ भी समस्या हुई।
ये बात लगी मनगढ़ंत, लेकिन उसने सच बोला था। ये आदेश देते हैं, राक्षस प्रेत ये सब आदेश देते हैं, अगर पालन होता है तो ये खुश भी हो जाते हैं कि हाँ उनकी बात मानी गई, समझी गई। उसने कहा जो आप बोल रहे हो बात समझ नहीं आ रही हमारे, लेकिन मैं आपको 1 साल का किराया एक साथ दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि आप पहले रह कर देख लो, बाद में किराया वापस नहीं होगा। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रख लो। निशा, मम्मी ने देखा था कि ये दरवाजे से खड़ी ना ये सारी बातें सुन रही थी। तभी मम्मी ने कुछ देर में क्या बोला कि आप सब रुकिए, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। तो निशा मम्मी के पास आ गई और उसने कहा कि मेरे लिए भी खाना बना लियो। और जब इसने बोला तो इसकी आवाज़ में भारीपन था, गड़गड़ाहट सी थी कुछ, मतलब निशा की आवाज़ के साथ कोई और आवाज़ आ रही थी। माँ एकदम पलटकर उसे देखती हैं कि ये क्या नौटंकी करने लग गई है तू, ये किस तरह से तूने करा था। पापा ने पूछा कि क्या हुआ। अरे ये अभी आवाज़ बदलकर मर्दाना सी आवाज़ में बात कर रही थी। जो भाई साहब का मकान है उन्होंने कहा कि नहीं भाभी जी, खाने और चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। ये डर कर यहाँ से उठा और एकदम मतलब जो सामने टेबल पर गिलास वगैरह रखे थे वो गिरे, थोड़ा ये हड़बड़ा गया एकदम से। जब ये जा रहा था तो निशा वहाँ मर्दानी आवाज़ में हंसी। ये सेम मर्दानी आवाज़ वाली बात जो मैं बता रहा हूँ, जो हंसी, ये एक 14 साल की बिटिया है उसके साथ भी हुआ है, जो अगली कहानी बता रहा हूँ। इसलिए ये मत करिएगा कि उसमें भी ऐसा हो रहा था, इसमें भी ऐसा हो रहा है, तो मैंने पहले ही बता दिया। वो भी अभी प्रोसेस पे चल रही है, जैसे वो होगी तो शायद इसके बाद या इसके एक कहानी के बाद वो भी आएगी। और ये जो है ना कि मर्दाना आवाज़ में वो जो लड़की का हंसना बात करना है, जो नेक्स्ट कहानी आएगी उसमें तकरीबन 8 क्लासेस के बच्चे और टीचर्स गवाह थे कि हमने होते हुए देखा भाई साहब। वो अभी बाद में। यहाँ जैसे ये मर्दाना आवाज़ में हंसती हुई अंदर कमरे में गई और वो भाई साहब इस घर से बस जैसे तैसे करके निकले, एक सवाल सभी के मन में आया कि ये हुआ क्या। इन्होंने तुरंत ही एक पंडित जी को फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो आपको किसी भगत को बुलाना चाहिए, क्योंकि मैं उतारे तो नहीं जानता, लेकिन एक भगत जी का नंबर दे सकता हूँ, आप उनसे बात करिए। जब भगत जी को कॉल किया तो बस हम कहाँ से बोल रहे हैं ये ही बता पाए। उन्होंने बस ये बताया निशा के पापा ने कि भाई साहब राम राम, और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरी बिटिया का नाम निशा है, हमें ना कोई समस्या के बाद कोई आवाज़ नहीं। वो भाई साहब को इनके पास आना पड़ गया क्योंकि उधर जो वो आवाज़ें सुन रहे थे वो नॉर्मल नहीं थी। तकरीबन 1.5 घंटे में वो इनके घर पर आते हैं, पूछते हैं कि आपने कॉल किया था, मुझे मकान नंबर आपने बताया था, उस हिसाब से मैं आ तो गया, लेकिन आपके फ़ोन में कोई डिस्टर्बेंस थी या आपके साथ कोई था उस वक्त। उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर में सब लोग थे, लेकिन फ़ोन पर तो मैं ही बात कर रहा था। तो कहते हैं कि फ़ोन पर आपके पीछे कोई आवाज़ आपकी रिपीट कर रहा था और वो नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। अब घर में सभी लोगों को एक चिंता बढ़ गई कि क्या बोल रहे हो, हमारे घर में कुछ है इसका मतलब। उन्होंने कहा अभी नहीं कह सकता मैं, लेकिन कोई कहीं से आया हो या किसी ने घर में कुछ रखा हो, आपको कुछ अजीब सी चीज़ दिखी हो। उन्होंने कहा हमारी बिटिया है और 10वीं के एग्ज़ाम देगी वो इस बार, वो उस मकान में गई थी, वहाँ कोई मकान अब शिफ्ट करने वाले हैं, हमारे जान पहचान के भाई साहब आएंगे उधर। उसके बाद से उसकी हरकतें कुछ अजीब सी हो रही हैं। उसने पहले कभी कुछ बताया था। इन्होंने कहा हाँ, वो बताती है कि उधर दुर्गंध आती है। उससे पूछ कर आओ कि आज दुर्गंध आई थी। मम्मी ऐसे ही बातें करते करते अंदर तक गई, उससे पूछती हैं तो उसने कहा नहीं नहीं आज नहीं आई। और ये पंडित जी जानते थे कि दुर्गंध वो आज आएगी भी नहीं, क्योंकि वो इसके साथ आ चुका है। ये भाई साहब कहकर गए कि हो सकता है कभी कभी आपके मन का वहम हो, मैं बिटिया को देखूं या घर में अभी कुछ करना शुरू करूं, उससे पहले आप थोड़ा कंफर्म हो जाइए कि क्या दोबारा दिखा, क्योंकि करवट बदलना भी होता है कि एक घर से अगर वो दूसरे घर जा रहा है तो बीच में किसी पर कोई हरकत दिख गई तो डायरेक्ट आपको शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस एक तरह से उन्होंने बताया कि आप निश्चिंत रहिए, कोई समस्या हो भी सकता है कि है या नहीं भी, और अगर है तो उसे दोबारा से मैं आकर ठीक भी कर सकता हूँ। ये अपने स्कूटर पर बैठ कर गए हैं। तभी जो निशा है वो रसोई तक गई और वापस अपने कमरे में गई है। मतलब मम्मी पापा ने ये चीज़ देखा कि वो बस चेक करने आई थी कि जो आदमी आया है, जो आया हुआ था, वो गया या नहीं गया। इसे ना रसोई में कुछ सामान रखना था, ना रसोई से कुछ सामान लेना था, बस उसे देखने आई थी।
जब उसे कंफर्म हो गया कि वो जा चुका है तो अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद कर लिया और तेज़ी से बोलती है कि मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अभी कुछ खाना वगैरह नहीं चाहिए, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं पढ़ रहा हूँ। मम्मी ने कहा अपने हस्बैंड से कि सुन रहे हो आप क्या बोल रही है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कुछ हमारे दिमाग में जो आई है ना बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बच्चे बोल देते हैं कि पढ़ रहा हूँ या जा रहा हूँ आ रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा उस वक्त वो मर्दाना आवाज़ में हंसी कैसे थी, मर्दाना आवाज़ में बोल कर गई थी वो कि मेरे लिए भी कुछ बना देना या कुछ, मुझे डर लग रहा है। अच्छा एक काम करो, सारी बातें बाद में करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही है और तुम भी कुछ खा लो। बच्चों को बैठा दिया, जो इनके बाकी बच्चे हैं, बेटा बिटिया जो हैं, वो किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहे, वो चीज़ें समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे घर में है हमारी बहना ये सब कर क्या रही है। जब वो रसोई में गई तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया कि इधर आए, इधर कोई स्मेल आ रही है। उसने रसोई में एक कोने में, मतलब जहाँ पर इनके वॉश बेसिन था, मतलब सिंक कहते हैं ना जहाँ बर्तन धुलते हैं, उसी के पास राइट हैंड साइड पे, जब वो स्मेल करके देख रहे हैं तो हाँ बदबू आ रही है और बहुत गंदी अजीब सी। फिर पापा को बुलाया कि यहाँ पर एक स्मेल आ रही है, देखना। उन्होंने जाकर देखा, स्मेल आ रही है भाई। जब सबने कंफर्म कर लिया तो देखते क्या है कि हल्का सा दरवाज़ा खोलकर निशा उन सभी को ऐसे देख रही थी। जो मम्मी पापा हैं उन्हें एकदम देखकर अजीब लगा कि ये क्या हुआ तुझे, कुछ चाहिए क्या? और उसने हंसा, इनकी तरफ दांत किटकिटाए और दरवाज़ा बंद कर लिया। अच्छा आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ इन्हें भगत जी को फ़ोन कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया नहीं। अभी और ज़्यादा कंफर्म कर रहे हैं। ये गलत है वैसे, जब आपके सामने सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि हाँ वो आपके घर में है, भूत है, प्रेत है, राक्षस है, पिशाचनी है, चंडालनी, क्या है, जो भी है तो कुछ अजीब सी बात। आपको फ़ोन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। या ये कह सकता हूं कि उसने सिचुएशन ऐसी बना दी कि आप फ़ोन नहीं कर पाओगे। शाम 5 बजे बीच में बहुत सारी और चीज़ें हुई थी जिसको ये बस लेट इट बी, मतलब कि जैसे कि चलो कोई बात नहीं करके इन सभी ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। शाम के 5, सवा 5 बजे का समय था। मम्मी ने इसे कुछ निशा को पैसे दिए और कहा कि एक सामान लेकर आना था, मतलब परचून की दुकान से। तो ये जब सामान लेने गई तो ना तो गुड़ मंगाया था ना दूध मंगाया था। ध्यान से सुनिएगा। ये उस घर के सामने खड़ी होकर पैकेट में से बहुत जल्दी जल्दी छटपटा कर कुछ सामान निकाल रही थी। तो माँ बाहर ही खड़ी थी, किसी से बात कर रही थी। उन्होंने देखा कि निशा उस घर के सामने क्यों खड़ी है, क्या कर रही है। निशा को आवाज़ दी तो निशा ने जब उस तरफ देखा अपनी माँ की तरफ, तो उसका चेहरा हाँ कुछ अजीब कलर का, मतलब डार्क हल्का सा लग रहा था। माँ उसकी तरफ जैसे ही बढ़ने शुरू हुई तो उसने वो जो थैला उसके पास था वो ज़मीन पर बिखेर दिया। बिखेरने के बाद वो ढूंढने लग गई जैसे कि कोई बहुत जल्दी से कोई सामान हमारे को चाहिए। जिस तरह से वो छटपटा कर उस चीज़ को देख रही थी, जैसे ही गुड़ मिला तो उसे दोनों हाथों से ऐसे निचोड़ कर वहीं सबके सामने ज़मीन में बैठी और इस तरह से खाया। उसके बाद वो जो दूध है वो इस तरह से फैलाना शुरू कर दिया, दूध का जो पैकेट है। कुछ लोगों को तो हंसी आ रही थी इस पर कि ये क्या कर रही है, और जो लोग इनके आसपास रहते हैं और जो सामने रहते हैं उन्हें पता है कि किसका घर पहले ये था। एक औरत वहां पर खड़े खड़े दरवाजे पर रोने लग गई कि इस बिटिया पर सवार हो गई है कोई, ये ठीक नहीं है, इस गुड़िया को कोई ले जाओ, ये कहाँ रहती है बिटिया, ये निशा तो नहीं है। क्योंकि उसको देखकर चेहरे से 100% कोई नहीं बता सकता ये निशा है। निशा का चेहरा हल्का हल्का डार्क हो गया था। उसके हाथ जो हैं ऐसे सूख गए जैसे कि ना जाने कितने महीनों से इसने कुछ खाना पीना नहीं किया है। ये सामने बैठे बैठे 15 मिनट के अंदर हुआ था, लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, इसकी उम्मीद ना आपको होगी ना इनके घर वालों को। बताऊंगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। इस तरह की और कहानियां देखना सुनना चाहते हैं, आपको पसंद है, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप भी, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं प्लीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अच्छा, मैं इसी कहानी को कंटिन्यू भी कर सकता था, लेकिन 1 घंटे की कहानी आप नहीं सुन पाओगे, आपको बोरियत होने लगेगी, नींद आ जाएगी। इसीलिए मैं इसका अगला भाग बहुत जल्द लेकर आऊँगा। और हाँ, वो थोड़ा इससे बड़ा है, भयानक है। दोनों को इसीलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। अदरवाइज आने वाले समय में आपको पार्ट्स में कोई कहानी नहीं मिलेगी। मैं जितनी भी होगी, जैसी भी होगी, भले ही 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा, सवा घंटा,
यहाँ से आराम से जैसे बताता हूँ वैसे ही बताऊँगा, पार्ट्स में इस कहानी के बाद कोई पार्ट नहीं आएगा। दोबारा से धन्यवाद।